जय हिंद सभी जवानों को, सभी दोस्तों को और भाइयों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि अभी जस्ट यानी कि पिछले संडे की बात कर रहा हूँ, NDA 2 2024 का पेपर हुआ था और उस पेपर में कई सारे जवानों ने हिस्सा लिया था। अब बच्चों, इतने जवानों में कुछ बच्चे ही सेलेक्ट हो पाएंगे। अब सेलेक्ट वही हो पाएंगे जिन बच्चों ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लिया था। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है कि आपने पढ़ाई वही करी थी जो इस एग्ज़ाम की नीड है। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर का कुछ ना कुछ मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊँगा क्या है क्या नहीं है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस बार शायद मैं रह जाऊं, तो शायद आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस पेपर का आज एनालाइज करने वाला हूं कि आप 2025 के लिए क्या और तैयारी करके जाओ तो आपके लिए जो है दिक्कतें ना हो एग्ज़ाम में। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं, मैं मैथ्स लेकर आया हूं। बच्चे, मैथ्स का आपको देखना है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है और कहां से देखना है। सीधी सी बात, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि भैया आपके पास कितने टाइम है, तो 2 घंटा 30 मिनट है, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा 30 मिनट। क्वेश्चन कितने हैं आपके पास? 120 क्वेश्चन। और बच्चों, कट ऑफ की बात करें तो याद रखिएगा, कट ऑफ कभी भी जो है 70 से 80 के बीच में ही देखा गया। अब तक की बात करो, 70 से 80 के बीच में देखने को मिलता है कट ऑफ की बात। 75 80 75 80 ऐसे। तो अब भी समझ लो कि 70 80 का कट ऑफ मिल सकता है इस बार भी देखने को। तो इसका मतलब क्या है कि आपको NDA पेपर में पास होने के लिए मिनिमम 70 से 80 मार्क्स तो चाहिए मैथ में। और 70 से 80 का मतलब कितने क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, कि लगभग आप अगर 30 क्वेश्चन भी करोगे तो 75 नंबर तो आ गए। लेकिन इसके साथ साथ दिमाग में क्या रखना होता है कि हमें कोई भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। गलत मतलब क्या? जो आपको नहीं है कि हाँ भाई ये कंफर्म है कि ये नंबर हमारा सही है, हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है, तो ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं ये मेरा गलत आ रहा है आंसर, तो उसमें टिक मारने की जरूरत नहीं है। तुक्काबाजी करोगे तो मुक्काबाजी होगा। मुक्काबाजी का मतलब समझ जाओ, धक्का मुक्की और आप निकल गए बाहर। यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो बच्चों, ये दिक्कत ना हो तो आपके तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो हो जो बिल्कुल परफेक्ट सही है, उसके अलावा एक भी गलत नहीं है, तो आप मे भी क्वालिफाई कर जाओ इसके रेंज में, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है कट ऑफ हो, लेकिन आप इसके रेंज में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए मैं कह सकता हूं कि आप अगर चाहो तो अगर आप 60 क्वेश्चन, जरा खुद सोचो कि 60 क्वेश्चन करते हो तो 60 क्वेश्चन से आपको पता है एक क्वेश्चन होते हैं 2.5 नंबर के। आप 60 क्वेश्चन से करोगे तो 120 नंबर तो सीधा 2 हो गया और आधा 30, यानी कि 150 नंबर आपके जो है सीधा बन जाएंगे। 150 और 150 नंबर तो भैया समझ लो कि आप जो है काफ़ी अच्छा रैंक लेकर जाओगे। और रैंक डिसाइड ही होता है हमारे मैथ से। क्यों? कि मैथ में नंबर बहुत कम आ जाते हैं बच्चों के, और बहुत कम आने की वजह से लो भैया कम आया तो रैंक नीचे जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 60 क्वेश्चन सही करके आते हो बिना किसी गलत क्वेश्चन के, एक भी गलत नहीं करना क्वेश्चन को, तो आप आराम से 150 नंबर ला रहे हो। और 150 नंबर में तो भैया आप टॉपरों में शुमार आ जाओगे, टॉपरों में आपका नाम देखने को मिलेगा। तो बच्चों, कई बार आपको अच्छे एग्जाम के लिए, इतने बड़े बड़े एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होता 100% पढ़ लेना, मतलब 100% सिलेबस कर लेना। लेकिन जो आपने 60 से 70% सिलेबस पढ़ रखा, अगर आपने उसको अच्छे से कर रखा है तो आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला। इसीलिए हो सकता है कुछ टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लगता हो, तो भैया मत छेड़ो। रिजल्ट के लिए उस टॉपिक की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट के लिए हमें 100 नंबर 150 नंबर आ गए हैं तो भी काफ़ी है। तो जिन बच्चों को लगता है कि हाँ हम 100-150 नंबर लाकर आसानी से NDA में चले जाएं, तो भैया आराम से आप जो है इन टॉपिक को कवर कर, जो मैं बताने वाला हूँ आप आराम से ले आओगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में सेट A हमारे पास है। अब इसमें आपके लिए जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया मैट्रिक्स का। बच्चों, 2 चैप्टर, एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट। खासकर मैट्रिक्स की बात करें तो ये इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है कि आप चाहो तो अगर आप 2 घंटे तरीके से बिल्कुल ही ईमानदारी से 2 घंटे मैट्रिक्स पर दे दो तो मैट्रिक्स के एक भी क्वेश्चन नहीं हटेंगे। और मैट्रिक्स में जो मुझे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसमें अधिकतर मल्टीप्लिकेशन का जो यूज़ है हमारे पास मैट्रिक्स में, ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है? एडजॉइंट का। एडजॉइंट ए निकालना जिस बच्चे को आ गया है वो आसान, बहुत आसान एडजॉइंट ए निकालना। इसके साथ साथ एडजॉइंट ए में ए मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा?
इसके साथ साथ आपको और क्या देखना है, इसके साथ साथ भैया ये तो रखना ही रखना है कि हाँ भाई मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एडजॉइंट ए निकालना आना चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ए इनवर्स निकालना आना चाहिए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। और अगर बात करें हम तो कई बार पूछने को मिला है कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा आपसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इन चैप्टर को आप आसानी से कर सकते हो, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और प्रॉपर्टी जो है जैसे कि मैंने पिछले साल देखा था अप्रैल वाले पेपर में, सॉरी सितंबर वाले पेपर में, पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या हुआ था भैया, डायरेक्ट प्रॉपर्टी हुआ था, डायरेक्ट प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी ध्यान में रखोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो मैट्रिक्स से क्वेश्चन देखे थे ये लगभग जो है आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन था इसमें कि भाई ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर का है, ठीक है, और बोल रहा है ए इंटू बी क्या है, नल मैट्रिक्स। जस्ट खुद सोचो कि अगर हमारा ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और ये क्या रहा है, कोई नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या, सीधी सी बात समझ लो कि 0 0 0 0 0 की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो बताओ भाई कि आपके पास ऑप्शन क्या है कि बोथ ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स, क्या दोनों नल मैट्रिक्स होगा? क्या ये जरूरी है कि हमारा ए और बी का प्रोडक्ट हमेशा 0 आए तो ए और बी दोनों 0 हो जाए? क्या ये जरूरी है? भैया जरूरी नहीं है। अगर एक भी, सीधी सी बात समझ लो कि मान लो यहाँ पर 0 0 0 0 है और दूसरा मैट्रिक्स 1 0 2 3 कुछ भी है, अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी देखना बच्चों 0 ही आएगा। तो देखो अब भी नल आ रहा है, तो क्या दोनों का 0 मैट्रिक्स होना जरूरी है? नहीं, कोई एक भी हो गया तब भी बात बन जाएगी। तो आप इसमें आसानी से टिक लगा सकते हो, आइदर ए और बी नल मैट्रिक्स, मतलब या तो ए या बी दोनों में से कोई भी एक हमारा अगर नल मैट्रिक्स है तो कहानी तो समाप्त है भाई, आसानी से टिक लग जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना था क्या? नहीं सॉल्व करना था, कॉमन सेंस की बात है। तो भैया कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, कॉमन सेंस होना चाहिए आपके पास, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि क्वेश्चन देखते पता चल जाए अच्छा हमें सोचना क्या है, करना क्या है। चलिए बच्चों, तो ये तो बात कर रहे थे हम मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट की। अब अगर हम बात करें जो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके बाद जो क्वेश्चन देखने को मिला वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का भी क्वेश्चन देखने को मिला, जहां पर बहुत यूज हो रहा था इसका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बच्चों आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है, एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा क्या है भैया, इसी की बात कर रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद 1 इंटू ओमेगा मतलब सीधी बात समझिए, सम ऑफ जीरोस की बात करें एक तरीके से, और देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और कोई बात नहीं है। मतलब क्यूब रूट निकालना होता है किसका, 1 का, यूनिटी का, और कुछ नहीं है। तो आपको अगर ये याद है और ये याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है कि ये इक्वल टू 0 होता है। अब इसका यूज कैसे करना है कि कई बार आपको देखने को मिलता है कि हम अगर इसको ध्यान से देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा क्या हो सकता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो सकता है, माइनस का ओमेगा, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो सकता है, माइनस का 1 हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, इन 3 रिजल्ट का यूज करना होगा आपको क्वेश्चन में। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 100 प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100, ये पूछा गया आपसे बच्चों। अब इतना आसान है कि आपको पता है कि सर 1 प्लस ओमेगा तो ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस का 1 माइनस का ओमेगा। कैसे, आपको मैंने अभी जस्ट दिखाया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का ओमेगा हो जाएगा इस साइड आते ही। तो क्यों ना हम इसकी जगह पे रख दें, तो और उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई है, माइनस का, तो जाहिर सी बात है माइनस मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का ओमेगा हो जाएगा, और पावर 100। फिर से वैसे ओमेगा की वैल्यू देखें तो माइनस का 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस का यानी कि 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा पावर 100। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगर देखो ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 ओमेगा टू द पावर 100। इसमें भी देखो तो 2 प्लस
2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100। इसमें भी दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिए भैया, 2 कॉमन लेकर 2 पावर 100 कर दो तो बाहर ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 100, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ भी 2 कॉमन लेकर पावर 100 कर दो, बाहर बचेगा क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100। अब बच्चों, अब इतने का तो पावर आपको निकालना ही 100, लेकिन अब मैंने अभी जस्ट बताया था 1 प्लस ओमेगा क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो आप 2 पावर 100 कॉमन ले लो बाहर की तरफ, और 1 प्लस ओमेगा क्या लिख सकते हैं भैया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। जस्ट मैंने लिख कर बताया था आपको, और माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखते ही पावर 100 कर दो, क्या दिक्कत है। प्लस का फिर से करो यहाँ से, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि माइनस का ओमेगा, इस पे पावर 100 कर दो। और आपको पता है इसको सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान। कैसे कि अगर पावर, सीधी सी बात समझ लो, ओमेगा के पावर कुछ भी है उसको आप 3 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा क्या होता है, उसको बात ध्यान रखना कि ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वैल्यू बिल्कुल ही 1 के अप्रॉक्स हो जाएगा। फिर इसको भी करोगे तो इसको भी करोगे तो भैया आपका माइनस का ओमेगा आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होता ही है बाहर का, माइनस टू द पावर 100 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा, माइनस टू द पावर 100 हो जाएगा। तो बस करना क्या था हमें, ओमेगा के टर्म में लाए, पावर को भाई 3 से डिवाइड किए, 3 के टर्म में लाए, और 3 के टर्म में लाते ही भाई पावर 1 हो जाता है, बात खत्म, कहानी यहाँ से खत्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कितना आसान था, कॉन्सेप्ट था। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें तो भाई अब देखिए, सिर्फ ओमेगा का ही नहीं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका टॉपिक ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहीं भी दिख जाता है, कहीं भी मुँह उठा के चला आता है भाई। इसके साथ साथ इसका और एक है अयोटा, ये अयोटा भी कहीं भी मुँह उठा के चला आता है भाई, अयोटा। तो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तैयार करना ही करना है, इसके साथ साथ अयोटा वाले टर्म जो होते हैं इनको भी ध्यान में रखना है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि z इक्वल टू बच्चों 1/3 अयोटा 2 अयोटा 1 2 अयोटा 3 अयोटा 2 3 1 3 दे रखा है, ये इक्वल टू है x प्लस अयोटा y दे रखा है। और आपसे मॉडुलस पूछा गया है, मॉडुलस मतलब क्या, मोड ऑफ z, इसी की बात कर रहे हैं। और भैया ये कब निकलता है, जब ये सॉल्व होकर कुछ x प्लस अयोटा y के टर्म में आ जाए। अगर ऐसा आ गया तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है हमारे पास मॉडुलस z। और ये कब कैसे आएगा, तो भैया ये आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है, और डिटरमिनेंट निकालना आसान है। कैसे, इसको रखते हैं, इसको भूल जाते हैं, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं। आप सभी को निकालना आता है, आप इसको रखोगे, सॉल्व करना आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, a प्लस अयोटा भी x प्लस अयोटा y के टर्म में आएगा, और इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा भाई। और आएगा कुछ ऐसा ही आएगा, 1 माइनस अयोटा के टर्म में शायद से आ जाए, तो 1 का स्क्वायर और अयोटा पावर क्या है हमारे साथ में, क्या 1 मल्टीप्लाई है माइनस का, उसका स्क्वायर तो रूट अंडर 2 आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए फिर एक क्वेश्चन है अयोटा के टर्म पे, एक क्वेश्चन फिर से है। अब जरा देखिए कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है अयोटा का, ओमेगा का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भैया अच्छे से ध्यान में रखोगे तो बहुत सारे चैप्टर में यूज़ कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स में यूज़ कर लेते हैं, इसको डिटर्मिनेंट में यूज़ कर लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कर रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास 20 n इक्वल टू 1 अयोटा पावर n-1 प्लस अयोटा पावर n प्लस अयोटा पावर n प्लस 1 ये दे रखा है। सिंपल है कि भैया हमें 1 से स्टार्ट करता, 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, यानी कि अयोटा पावर 0 1 हो गया, सीधी सी बात। यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1 प्लस अयोटा स्क्वायर, 1 रखते ही 2 रखोगे तो 2 रखते ही यहाँ पे हो जाएगा अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब। इसी तरीके से 3 4 5 6 20 तक रखना है, रख लो भाई। और हमें तो पता है अयोटा पावर कुछ भी हो तो 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड करने वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1 होता है, यानी कि 4 का अगर मल्टीपल है अयोटा पावर तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन नंबर 12 में ले रखा है, फिर से ओमेगा का यूज़ हुआ है, और ओमेगा वैल्यू क्या होता है -1 प्लस अयोटा रूट 3 अपॉन में 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस अयोटा रूट 3 अपॉन में 2। तो इन वैल्यू को याद रखना, इनका यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इसी का यूज़ करना है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली भाई। इसकी अगर बात करें हम तो भैया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब
आपको एनालाइज का क्या मतलब है, क्वेश्चन एनालाइज का मतलब ये है कि आपको अभी सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि किस चैप्टर से किस लेवल तक क्वेश्चन जा रहा है। किस लेवल तक का क्या मतलब बच्चों, कि आप देख रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी क्वेश्चन आ रहा है कितना आसान आ रहा है, कितना आसान। सिंपल आयोटा क्यूब और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन दो का यूज़ कितना ज़्यादा ही हो रहा है। तो फिर एक क्वेश्चन आया है जैसे कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया बी परमुटेटेड सच दैट ईच कॉम्बिनेशन वॉवेल्स शुड ऑक्यूपाई और टू। भाई साहब बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है कि इंडिया को आपको इस तरीके से लिखना है। इंडिया जो आपने यूज़ किया है INDIA, इन्हीं लेटर को आपको यूज करना है और वर्ड बनाना है। कितने का भाई, ठीक है 5 का बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको ये आई और ए यानी कि जो वॉवेल्स है ये कहाँ होना चाहिए, ऑड पोजीशन पे। तो 5 लेटर है, ऑड कौन से भाई, ये और ये। तो हमेशा याद रखना भाई 3 लेटर है, 3 हमारे पास ऑड है। कितना बच्चों वाला खेल। देखिए आप खुद देखो भाई कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल लो लेवल के हैं। आप 40-50 क्वेश्चन तो यूं ही कर सकते हो, जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा है वो भी 40-50 कर सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है बच्चा निरंतर होकर ध्यान से चीज़ों को देखना। ज़रूरी नहीं है आप 100% पढ़ लो, कोई ज़रूरी नहीं है। रिजल्ट में आपको नहीं चेक करेगा, अच्छा बच्चे आपके 150 नंबर आए हैं, आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा या आपने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा या आपने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे रिजल्ट में। आपसे बस रिजल्ट आपसे पूछ रहा है कि हाँ भाई आपने 100+ पार कर लिया है, आपके रैंक सही आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजल्ट आ गया, बात बन गई। तो रिजल्ट के लिए आप उतना पढ़ो इससे रिजल्ट हो जाए। ज़रूरी नहीं है सब कुछ पढ़ लेना, सब कुछ की ज़रूरत नहीं है बच्चे। चलिए आपको PhD नहीं करना। वैसे एक क्वेश्चन आया फिर से, इक्वेशन वर्ड है और इसको बोर्ड अरेंज करने के लिए, और फिर से इसे पूछा गया है ऑल वोवेल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, कि वोवेल 7 हो कॉन्सोनेंट 7 हो। फिर से वही बात है, वोवेल 7 के लिए कॉन्सोनेंट 7 के लिए आपको बनाने हैं। बिल्कुल ही NCERT लेवल का क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप जो है अगर ध्यान से NCERT भी सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका बात बन जाएगा। फिर अगर बात करें, अगर हम डिटर्मिनेंट में पूछा गया भाई कि dn इक्वल टू दे रखा है, कि dn इक्वल टू दे रखा है हमारे पास n 20 30 n स्क्वायर 40 50 n क्यूब 60 70 दे रखा है हमारे पास। और सिंपल पूछा गया है कि भाई 4n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक dn, इसका वैल्यू पूछा गया है। इसका मतलब क्या है कि भाई n का वैल्यू 1 भी रखना है और 4 तक ले जाना है। फिर बताओ भाई इसका टोटल सम कितना होगा। तो भैया 1 से लेकर कितना आसान है, क्वेश्चन की जगह पे 1 रखो तो d1 आ जाएगा, 2 रखो तो 2 आ जाएगा, इसको जोड़ दो। समेशन का ही तो मतलब बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन, ये समेशन की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बच्चों। अब अगर बात करें भैया फिर से वही मैट्रिक्स में, नल मैट्रिक्स P × Q क्या है, नल मैट्रिक्स है क्या है नहीं है, ये सब पूछा गया है। चलिए उसके साथ साथ आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए बिल्कुल ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो अगर आप NCERT का भी आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हो तो आप आसानी से क्वेश्चन करोगे 40 से 50। अच्छा अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का जो खेल है, ये जो खेल है ना भैया, समझ लो कि सबसे इंटरेस्टिंग खेल है। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से लेकर बात कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की या ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है, इससे ही आपके जो हैं 20+ क्वेश्चन हो जाते हैं। 20+ का समझ रहे हो मतलब? मैंने कहा अभी जस्ट 30 क्वेश्चन में आपका कट ऑफ पार हो रहा है, और 20 क्वेश्चन अगर आपको ये 3-4 चैप्टर जो आपके ट्राइंगल से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इससे आ रहा है, तो आप समझ लो कि आपके लिए इस एग्ज़ाम कितना आसान हो रहा है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा ध्यान आपको क्या रखना है, फॉर्मूला। और इस बार जो देखने को मिला मुझे क्वेश्चन जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें बहुत ही बेसिक फार्मूला यूज़ किया गया। जैसे कि आप सभी को पता है साइन इनवर्स x हो और प्लस कॉस इनवर्स x हो इक्वल टू π/2 होता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है बच्चों तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई। तो आपसे पूछा गया है साइन इनवर्स x प्लस 4 कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा। चलिए बच्चों देखिए आपसे ये पूछा गया। अब जरा सोचिए कि सर अगर 4 साइन इनवर्स x है प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई है, दे रखा है ना,
तो क्यों ना हम यहाँ से 3 साइन इनवर्स एक्स अलग कर ले। तो एक साइन इनवर्स एक्स इधर हो गया, सॉरी साइन इनवर्स एक्स, अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसका वैल्यू कितना होता है भाई, ये देखो फॉर्मूला π/2, कोई दिक्कत नहीं है, π/2 होता है भाई। तो फटाफट से 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 इक्वल टू पाई हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है बच्चों तो क्यों ना हम यहाँ से 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस π/2 कर दे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा भैया, π/2 हो जाएगा। लो तो साइन इनवर्स x कितना हो गया, π/6 हो जाएगा, 3 इधर आते ही मल्टीप्लाई। अब देखिए आपका साइन इनवर्स x का वैल्यू आ चुका है, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन में पुट कर दे साइन इनवर्स की जगह पे, तो कॉस इनवर्स भी आ जाएगा। जब कॉस इनवर्स भी आ चुका है, साइन इनवर्स भी आ चुका है, तो आपका जो क्वेश्चन में मांग रखा है भाई वहाँ पर पुट कर दो ना, सॉल्व करो, आ गया आंसर। देखो बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल ही बेसिक फार्मूला से देखो बेसिक क्वेश्चन कितना आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलो आगे बात करें अगर हम कि और क्या पूछ रखा है। अच्छा एक चीज़ और, आपको साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला भी जो है ध्यान में रखना है। साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कहा आपसे कि इन सबसे मिलाकर लगभग 20 प्लस क्वेश्चन है। अब 20 प्लस का मतलब समझ लो कि आपने 50% से ज़्यादा का जो है आपने तैयारी कर ली है कट ऑफ पार करने के लिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब अगर बात करें आगे के क्वेश्चन में, अच्छा एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ज़बरदस्त क्यों, क्योंकि बच्चे ये जो क्वेश्चन है पहले भी पूछा गया इस टाइप से, ये सेम तो नहीं लेकिन पहले पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है, cos टू द पावर 100x माइनस साइन टू द पावर 100x इक्वल टू 1। बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा जाए, आप सिंपल क्या किया करो कि आप एक ऐसा एंगल लो जिस पर ये जो इक्वेशन है ये 1 के इक्वल आ जाए। अब आपको पता है कि सर अगर हम 0 ले ले तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और 1 टू द पावर 100 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 बिल्कुल सही है, यानी कि हमने जो एंगल लिया है वो बिल्कुल सही है। तो आपको एंगल चूज करना है ऐसा जो परफेक्ट इस इक्वेशन को इक्वल टू 1 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कितना लिया, 0 लिया। अब cos अगर -1 भी आएगा तो पावर क्या है यहाँ पर इवन, तब भी ये +1 ही देगा वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, cos आपको पता है cos हमेशा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर -1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन कौन से वैल्यू, एक तो भाई पाई पर आए या 2 पर, पाई पर आए 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, इन सभी वैल्यूज़ पर इनका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसके लिए जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या रखा है कि n क्या है हमारे पास, इंटीजर है, तो ले लो इंटीजर, 1 लो 2 लो 3 लो, कुछ भी लो, हमारा आंसर सही होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अच्छा एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के मैं लगभग सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर बात करें बच्चों नेक्स्ट की, तो बोल रहा है एक ट्रायंगल है ABC है। बच्चों ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल ABC है तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो आपको याद क्या रखना है, अगर A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई है, अगर ऐसा दिख जाए तो 10A प्लस 10B प्लस 10C इक्वल टू होता है 10A इंटू 10B इंटू 10C, ऐसा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10A प्लस 10B प्लस 10C का वैल्यू आपको दे रखा है K इक्वल टू 10A इंटू 10B इंटू 10C। हमें चाहिए क्या, cot A इंटू cot B इंटू cot C, रेसिप्रोकल कर दो भाई, आ गया 1/K इक्वल टू cot A इंटू cot B इंटू cot C, आ गया आंसर भाई, 1/K हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है, साइन 12 इंटू साइन 48 डिग्री। जा देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा गया आपसे साइन 12 इंटू साइन 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिए इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, क्या ऐसा ले सकते हैं, साइन 30 माइनस 18 बिल्कुल ले सकते हैं, और सोचते हैं साइन 30 प्लस 18, हाँ भाई कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये एक फार्मूला को आपको दिखाता है, कौन सा फार्मूला, साइन A माइनस बी इंटू साइन A प्लस बी को दिखाता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों।
अब अगर आपको ये फार्मूला याद है तो क्या बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आपको 30 का भी पता है, 18 का भी पता है, वैल्यू आसानी से कर लो। अच्छा, आपको इस चीज़ के लिए क्या याद रखना है? ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना बच्चों, 18 डिग्री वाला वैल्यू आपको याद रखना है, 36 वाला वैल्यू याद रखना है, इसी तरीके से 22.5 डिग्री का वैल्यू भी याद रखना है। 90, 60, 45 इसको याद रख रहे हो, लेकिन इसका वैल्यू आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और, जिन पे अगर आपने RS अग्रवाल बुक सॉल्व किया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई सारे मिलेंगे, कई सारे। जैसे क्वेश्चन क्या है, cos 17 डिग्री माइनस sin 17 डिग्री। उसके बाद नीचे है cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री। ये क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है और ऑप्शन में आपका tan या cot के टर्म में दे रखा है। जब भी ऐसा रहे बच्चों तो बहुत आसान है, वो क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ tan या cot के टर्म में है तो आप कुछ ना, चाहे तो cot बना दो, चाहे तो tan बना दो, फिर भी दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम tan बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें tan a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो याद अच्छे से रहता है। तो हम क्यों ना सबको cos से डिवाइड कर दे, cos 17 से डिवाइड करते, ये 1, ये tan 17 और ये बन गया 1 प्लस tan 17। अब अगर ऐसा दिख जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 1 को क्या, tan π/4 माइनस tan 17, नीचे 1 को रहने देंगे, फिर कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई है तो उसको लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan 17। अगर ऐसा दिख जाए बच्चों तो ये किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस b का फॉर्मूला है, यानी tan π/4 माइनस 17 का फॉर्मूला हो गया। π/4 मतलब कितना, 45, और 45 17 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा tan 28। अब आपके ऑप्शन में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, tan 28 नहीं मिल रहा, लेकिन आपके पास cot 62 जरूर दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 62 यानी cot 62, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिख जाए तो आप कोशिश करो इस फॉर्म में लाने के लिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब अगर बात करें बच्चों रिलेशन फंक्शन की बात करें, सेट की बात करें, हाँ इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सेट का रिलेशन फंक्शन का अच्छा था, नो डाउट ज़्यादा इजी नहीं था, जितना आसान हम समझते हैं सेट को, रिलेशन फंक्शन को, उतना आसान नहीं था। लेकिन आप इस चीज़ से सीख सकते हैं कि हाँ हम रिलेशन फंक्शन सेट को भी अच्छे से तैयार करके जाए कि इनसे क्वेश्चन ना छूटे क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको माना जाता है कि ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, बच्चों का क्वेश्चन है, तो आप तैयार करके जाओगे। तो आपको क्या क्या देखना है, एक तो पहली बात कि ये जो रिफ्लेक्सिव होता है ये क्या है, जो सिमेट्रिक होता है वो क्या है, या ट्रांजिटिव होता है वो क्या है। इसके बाद सेट का एक बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था हमारे पास कि क्लास के अंदर 240 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 180 पास हुए इंग्लिश में, 130 पास हुए हिंदी में, 150 पास हुए संस्कृत में, और 60 बच्चे पास हुए सिर्फ एक सब्जेक्ट में। ऐसे क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, और आप चाहो तो उसको वेन डायग्राम से भी जो है बनाकर आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ डायरेक्ट आप देखोगे डायरेक्ट फार्मूला के ही सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, इनका ध्यान रखना, इसको क्या होता है क्या नहीं होता है इसको ध्यान रखोगे। मैं कह रहा हूँ कि आप 2025 में सेट रिलेशन फंक्शन से जो है क्वेश्चन जो भी आएगा आप तैयार कर लोगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको पता है कि ये एप्लीकेशन है हमारे पास सेट का, तो सेट का एप्लीकेशन कर लो, उससे क्वेश्चन पूछता है। आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि हाँ भाई बताओ कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट का कलेक्शन होता है, ये तो पूछेगा नहीं आपसे, पूछेगा थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ से ही क्वेश्चन बनते, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बच्चों, अब अगर बात करें हम AP वगैरह की बात करें, HP की बात करें या फिर GP की बात करें, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। उसके साथ साथ आप अगर HP को पढ़ रखे हैं तो HP के लिए भी देख लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फार्मूला यूज बनता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इनका। आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि आपसे पूछा होगा, कई सारे क्वेश्चन में मैंने देखा है कि भाई पूछा गया है, बताओ भाई ये AP में है, GP में है, HP में पूछा गया है। तो भैया आप इसको ध्यान में रखोगे भी GP से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछा गया है कि P टर्म P है, M है, N टर्म M है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, शायद M टर्म इक्वल टू N दे रखा है, N टर्म इक्वल टू P दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा क्या P प्लस Q टर्म क्या होगा, भैया क्वेश्चन को देखिए
और आप जैसा क्या रखा है बिल्कुल वैसा लिखिए, कि बोल रखा है हाँ भाई कि mth टर्म दे रखा है अगर हमारा n, तो n के इक्वल लिख दो भाई, nth टर्म दे रखा है m, तो m के इक्वल रख दो भाई, फिर आपको निकालना है m प्लस n, तो दोनों को जोड़ दो। ऐसा ही वो क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें जो कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, ऐसे Z1/Z2 ऐसा कुछ देखने को मिलता है भाई। क्या इसको सॉल्व करो, या इस क्वेश्चन मिला है 1/2 प्लस रियल Z1/Z2 ऐसा कुछ मिला है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन है ना, इसके साथ साथ आपका कंडीशन दे रखा होता है, और कंडीशन क्या दे रखा है कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 दे रखा है इक्वल टू 0। तो कंडीशन के लिए आप एक काम करना, आप एक बारी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रख के देखना Z1 Z2 की जगह पे, कि हमने Z1 को रख लिया ओमेगा और Z2 को रख लिया ओमेगा स्क्वायर रख के देख लिया। देखना ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई इक्वल टू 0 कर देगा। ऐसा है तो क्यों ना हम रख दे भाई ओमेगा अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। देखना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये, आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट करके देखना। तो यहाँ से ये हो जाएगा ओमेगा यानी कि 1/ओमेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर दो, हो गया आंसर। बिल्कुल ही आसान बच्चों वाला खेल। सेम वैसे इसका सेकंड पार्ट था 1/2 प्लस रियल, तो रियल वाला पार्ट लेना Z1/Z2 का, क्या दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप बच्चों इन बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए इन्वर्स की बात हम लोगों ने कर लिया था, ए इंटू एडजॉइंट ए की बात कर लिया था। अब आपसे पूछा गया था कि हाँ भाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर दे रखा है, और आप पूछा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या एपी में होगा, में बस वही बात है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन सभी आपको ध्यान में रखना है, और एपी जीपी को आप हल्का सा भी करके जाओगे, ज़्यादा लेवल पर नहीं जाना हमें, बेसिक लेवल पे कि हाँ एपी जीपी किस तरीके से हो सकता है, एसपी किस सकता है। कंडीशन याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे जो है बोल रखा है कि व्हाट इज़ 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू इफ़ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस अल्फ़ा j प्लस बीटा के दे रखा है। बच्चों अगर आपका 2 हमारे पास दे रखा है वेक्टर, तो क्यों ना उन दोनों को मल्टीपल क्रॉस दे रखा है, यानी किसी बात क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करो, अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो आसानी से, और फिर जोड़ देना आसानी से हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है वेक्टर वगैरह से भी जो है याद रखना, एक तो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और एक क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इनका यूज है वेक्टर से। वेक्टर से बात कर रहे हैं अगर हम, तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इनको ध्यान में रखना, इनका यूज किस तरीके से करना है आपको इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके साथ साथ एंगल वाला, कि एंगल क्या होता है, आपको पता है कोस थीटा वाला की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल क्या होता है, एंगल को ध्यान में रखो, हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यूनिट वेक्टर का भी ध्यान में रखना है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका भी यूज होता है बच्चों। अब अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें तो बच्चों अगर आपने स्ट्रेट लाइन का बेसिक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रखा है, साथ साथ 3D का अगर आपने बेसिक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रेट लाइन से और 3D से, क्योंकि 3D सिर्फ 11th का नहीं 12th का कवर करना है आपको, क्योंकि उनका यूज 3D का, वेक्टर का, ये सारे रिलेटेड होते हैं, ये सारे तीनों जो है आपस में रिलेटेड मिलेंगे क्वेश्चन, कोई भी एक टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता, ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटेड मिलेंगे। अच्छा इसका यूज़ किया गया 3D में, 3D का यूज़ किया गया उसमें, तो आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको एक तो बात करें कोऑर्डिनेट पूछा गया कि कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा किसी भी चीज़ का, बहुत आसान है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है भाई। अच्छा अब बात करें अगर, तो डायरेक्शन रेशियो, एक ये टॉपिक जो है बहुत ही बच्चों वाला टॉपिक है, बहुत ही आसान है, आप इसको भी तैयार करो, बहुत आसान है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इसके साथ साथ डायरेक्शन कोसाइन, इसको भी कर सकते हो, इससे भी जो है आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अच्छा बच्चों अगर आप बात करें, हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल की बात करें, सर्कल में से इक्वेशन देखने को मिला है कि सर्कल का इक्वेशन से पूछा गया है भाई कि बताओ कि भाई हमारे पास का डायमीटर क्या होगा। जाहिर सी बात है बच्चों,
अगर आपको सर्कल का इक्वेशन पता है, जनरल इक्वेशन आपको क्या पता है कि हाँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ये आपको जनरली पता है, ये बात आपको पता है। आपको पता है कि सर ये r हमारा क्या है, रेडियस है, ये h के हमारे पास सेंटर है, ये बात आपको पता है। तो बच्चों अगर ऐसा है कि आपको सेंटर पता है, रेडियस पता है और आपका जो है सर्कल का डायमीटर पूछा जाए, तो डायमीटर मतलब क्या बच्चों कि सर्कल है हमारे पास, सेंटर पता है, ये रहा हमारे पास रेडियस, और आपसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट, तो डायमीटर कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा, आप इसी रेडियस को आगे बढ़ा दो भाई, आपको इस कोऑर्डिनेट को पूछा गया है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो सेंटर से भैया आप रेडियस निकाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर आपको पता है, ये पॉइंट पता है, और सेंटर क्या होता है, बिल्कुल मिड में होता है। ये देखो ध्यान से देखो, तो एक लाइन सेगमेंट है, ये मिड में है, और अगर बच्चों ये मिड में है तो क्या आप बाहर के ये पॉइंट नहीं निकाल सकते? आपको पता है, सेक्शन फार्मूला की बात कर रहे हैं कि अगर मिड में है तो कोई भी पॉइंट निकालना बहुत आसान है। तो आप मिड टर्म से आराम से निकाल कर जो भाई मिड का यूज़ करो और आप नेक्स्ट पॉइंट निकाल लो। तो आपको ध्यान में रखना है सर्कल का जो है इक्वेशन क्या होता है। इसके साथ साथ दूसरा इक्वेशन भी है, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जी वाई वाला जो टर्म है, ये सारे जितने भी इक्वेशन है हमारे पास सर्कल के, इनको आप ध्यान में रखो, आपसे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो बच्चों आगे अगर बात करें हम, फिर से देखिए आपके पास क्वेश्चन वही आया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, डायरेक्शन क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन रेशियो पूछा गया है, बहुत ही आसान है बच्चों। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फिर एक क्वेश्चन आया, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल का है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। वो क्या है कि पहली बात तो आप ध्यान में रखो कि a sin x प्लस b cos x है, और आपसे पूछा जाए इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम, और ये पूछा गया है, मैक्सिमम बोलो पूछा गया, लेकिन सर में कुछ और ऐड है। वो ऐड क्या है, क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा है, a cos x प्लस b sin x प्लस c, ये पूछा गया है आपसे, और बोला गया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो बच्चों अभी याद कर लो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ इस तरीके से हो तो याद रखना, माइनस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम होता है, और प्लस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम होता है। तो ठीक है, ये देखो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, तो मैक्सिमम आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में सी प्लस है तो लास्ट में सी प्लस, देखिए आपके ऑप्शन से मैच कर जाएगा। तो इसको देखो, ये बिल्कुल ही आसान सा फॉर्मूला है, लेकिन बच्चे ध्यान में रखते नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो लल्लू सा क्वेश्चन है वो भी सॉल्व नहीं होता। आप आसानी से देखो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद रिलेशन फंक्शन में आप लोगों ने एक पढ़ा हुआ कंपोजिशन फंक्शन, जिसमें f ऑफ x जो है g ऑफ x दे रखा होता है, और हमें f ऑफ g ऑफ x निकालना होता है, f ऑफ g ऑफ x निकालना होता है, या फिर g ऑफ f ऑफ x निकालना होता है, ऐसा कुछ निकालना होता है। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब जो बच्चा ये भी नहीं कर रहा है तो क्या लगता है आपको वो एनडी डिजर्व करता है? बताओ, ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन। तो बच्चों इन सब का भी ध्यान रखना, कई बार हम बहुत एडवांस पढ़ लेते हैं और बच्चों वाली चीज़ जो है वो छोड़ देते हैं, और रिजल्ट हमारा धरा का धरा रह जाता है, और हमसे जो लल्लू वाले बच्चे थे वो आगे निकल जाते हैं। उसके बाद बच्चों अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आया है जिसमें सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला गया है, लेकिन इसमें खास क्या है, अगर आप लोगों ने पाथफाइंडर सॉल्व किया होगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। पाथफाइंडर में ऐसा क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें खास क्या है कि यहाँ पर जो ये x सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक है, तो सिर्फ x के टर्म में नहीं है, बल्कि जिंट x के टर्म में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा गया है। बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत आसान है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ और वेरिएबल मान लो कि हाँ भाई कि ये जो जिंट x है वो क्या है, t है, y है, z है, कुछ भी मान लो। और अगर ऐसा है तो देखो भाई टी स्क्वायर माइनस 30t अब प्लस का 221 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करो, टी का वैल्यू आएगा, और टी का वैल्यू आ गया तो भैया इसको आप, टी हमारा क्या है, जिंट x ही तो है, इक्वल टू रख दो, पुट कर दो, हो गया, आ गया भाई आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए भैया फिर से वही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, वही, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आसानी से होगा। अब बच्चों अगर बात करें हम 12th क्लास के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी की बात करें बच्चों, और ये सारे ऐसे ऐसे टॉपिक मैं बता रहा हूँ जो कि आप आसानी से कर सकते हो। जो बच्चे सर फंस गए हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कभी भी 120 क्वेश्चन के लिए नहीं देखना,
आप 50-60 क्वेश्चन सिर्फ देखो, 50-60 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, आराम से 150 नंबर है, इसलिए टेंशन फ्री रहो। और सिर्फ जो बताया जा रहा है उस टॉपिक को कवर करते रहो, उस पर क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। चलो देखो, तो अगर बात करें हम कि डिफरेंशिएशन से क्या देखने को मिला है, पहली बात डिफरेंशिएशन क्वेश्चन जो है वो तो है, लेकिन उसके साथ एनसीईआरटी में देखोगे तो एक और टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी क्या है, यानी कॉन्टिन्यूस किस पे होगा। आप सबको पता है भाई, कॉन्टिन्यूस का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्टिन्यूसली चलता जाए कॉन्टिन्यूस है, जो ब्रेक कर गया वो डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। जिस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है उसको पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, बात खत्म है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जिस पॉइंट पे ब्रेक हुआ तो डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट है, वो ब्रेक नहीं हुआ तो कॉन्टिन्यूटी है। चाहे इस पॉइंट पर बोले, चाहे इस पे, हर जगह पर देखो कॉन्टिन्यूस ही दिखता जा रहा है। तो आप कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में बिठा कर रखो कि हाँ भाई कॉन्टिन्यूस कैसा होता है फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूस क्या है, बात खत्म है। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन। अच्छा, अब बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है एक कोनिक सेक्शन। भैया इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतना प्यारा चैप्टर है। प्यारा इसलिए है, दिमाग नहीं लगाना इसमें, सिंपल है। कोनिक सेक्शन में कि हाँ भाई किसी भी हमारे कोण को मान लो इस तरीके से कोण हमारे पास है और इसका हमने पार्ट किया, तो पार्ट करते हैं हमारे पास पता है आपको कि एक सीधा सीधा ऊपर से कट करेंगे सीधा बिल्कुल इस तरीके से तो हमारा सर्कल दिखेगा, थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो पैराबोला दिखेगा, फिर करेंगे तो इलिप्स दिखेगा। इस तरीके से सीधी बात कर रहा हूँ कि जितने भी शेप बनेंगे, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, तो इन सब के लिए कंडीशन है। तो आप सारे कंडीशन पढ़ लो कि हाँ भाई इलिप्स कब बनेगा, पैराबोला कब बनेगा, हाइपरबोला कब बनेगा। इसके साथ साथ आपको एक इसेंट्रिसिटी होता है ई, इसको भी ध्यान में रखोगे। कई बार इसेंट्रिसिटी पूछा जाता है, इस बार तो नहीं पूछा लेकिन देखने को मिलता है। तो कई बार जो हम पेपर एनालाइज कर रहे हैं आपको कि हाँ ये देखने को मिल रहा है, ये आगे भी मिल सकता है, तो ये नहीं कि आप जो ये छोटे छोटे बेसिक टर्म है इसको भूल जाओगे, नहीं भूल सकते बच्चों, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है बिल्कुल ही बेसिक पूछा गया है कि आपको दे दिया कि हाँ भाई क्वेश्चन है y dx प्लस x माइनस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा गया कि भाई इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा। अरे भैया कितना आसान है, इसी को क्या करते हैं हम x को x के साथ रखते हैं, y को y के साथ, फिर सीधी सी बात है इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते रहो, बात खत्म है। इसमें क्या डिफरेंशिएशन तो कुछ है ही नहीं। आप मैं बिल्कुल बेसिक पूछा गया में लाओ, इसमें क्या दिक्कत है। अब ये क्वेश्चन भी छोड़ोगे फिर कहोगे ऑफिसर बनना है, थोड़ी चलेगा काम। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों तो इंटीग्रेशन से जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये तो भाई गजब कर गया इस बार। आप क्वेश्चन देखना कि 2 क्वेश्चन लगातार पूछा है और डेफिनेट इंटीग्रल से पूछा है और बिल्कुल ही बेसिक सा कि हमारा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इसी को बोल रहा है इंटीग्रेट करने के लिए, और इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है साथ साथ बोल रहा है कि भाई 0 से दे रखा है एक तो 2 और एक बोल रखा है भाई 1 से लेकर 3 तक। तो भैया इंटीग्रेशन नहीं आता क्या, बेसिक सा इंटीग्रेशन करो और वैल्यू पुट करो। अगर आपको डिफरेंट इंटीग्रल जो है सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो पहले आप इंडेफिनिट करो, आसानी से होगा। और बेसिक वाला देखो, सारे क्वेश्चन बेसिक पूछा गया है। आप क्वेश्चन देखना ध्यान से तो आपको लगेगा कि हाँ ये आसानी सॉल्व हो सकता था, लेकिन आपके ऊपर दिक्कत क्या है कि आप एग्जाम में जाते हो, प्रेशर में रहते हो कि हाँ भाई कैसे सॉल्व करें, ये तो भूल गया क्या था फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला पहले रिवीजन करो, एग्जाम के टाइम पर पूरा सपाचट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा दिमाग में। तो बच्चों डिफरेंट इंटीग्रल से इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी ये सॉल्व करे कि हाँ भाई एफ ऑफ एक्स जो भी दे रखा है उसको इंटीग्रेट करना है, फिर हमें वैल्यू पुट करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा गया था, ये भी आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया, देखो फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया है। अब इसके जो डिफरेंट इंटीग्रल है इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझ लो कि आपको ध्यान में रहना ही चाहिए कि डिफरेंट इंटीग्रल में एक खास बात क्या है कि अगर -a से a है और कोई f ऑफ x है, इसको हमें बोल रहा है इंटीग्रेट करने के लिए, तो एक तो 0 होता है भाई, एक तो 0 होता है। क्यों होता है 0? जब हमारा ये क्या रहे भैया, ऑड फंक्शन रहे। ऑड फंक्शन दिखते ही 0 लग दो आंसर, बात खत्म है, कुछ और सोचना ही नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि -a से a, जैसे कि कहा पाई माइनस पाई तो वहाँ से पाई सेम होना चाहिए। इसको देखो ये ऑड है या नहीं, ऑड है तो 0 आएगा, वरना सॉल्व करना पड़ेगा इवन के लिए। तो भाई
तो आपसे ये सारे क्वेश्चन मेरे को मिले हैं। चलिए बच्चों, अच्छा अब अगर बात करें हम स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स वाले जो चैप्टर है इसमें बच्चे कुछ चीज़ तो ध्यान में रखते ही रखते हैं, जैसे कि सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा की बात कर रहे हैं हम, ये तो ध्यान में रखते ही रखते हैं। इसके साथ साथ मीन निकालना, वेरिएंस की बात कर रहा हूँ मैं, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस की बात कर रहा हूँ, वेरिएंस, मीन, ये सारे टर्म अगर आपको बेसिक सा याद नहीं रखोगे तो काम कैसे बनेगा। ये सब पूछा जा रहा है भाई, आपसे पूछा गया है कि हाँ भाई मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन दे रखा है 1,4,9,16, n स्क्वायर दे रखा है, उसका दे रखा है 130 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू पूछा गया है। तो भाई ये मीन ही तो दे रखा है, तो मीन का फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म है, हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, प्रोबेबिलिटी, भैया प्रोबेबिलिटी तो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है छोटा सा चैप्टर, क्वेश्चन देखो तो भाई 7, 8, 9, 10 ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं एक ही एग्जाम में, 7, 8, 9, 10 इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं भाई। और इसमें सिंपल पूछा जाता है भाई, आप सबको याद क्या क्या रखना है, एक तो प्रोबेबिलिटी निकालना आसान सा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उसके साथ साथ भाई एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है। तो अगर आप तरीके से इन सभी का डेफिनेशन ध्यान में रखते हो तो मुझे लगता है कि आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद इसी चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में ही आपका एक चीज़ बहुत यूज होता है, वो फार्मूला आपने पढ़ा होगा सेट में, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपको प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, प्रोबेबिलिटी के टर्म से। भैया ये करोगे, सेट में आपने कर रखा है, इसका यूज यहाँ पे करोगे, प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आपसे मीन डेविएशन पूछा गया है, द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, भाई साहब बिल्कुल बच्चों वाला खेल, मीन डेविएशन निकालना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर 10 तक की बात कर रहे हैं, या इसका मीन डेविएशन निकालना है, सीधा फार्मूला पुट करना है 1 से 10 तक का, बात खत्म है भाई। ये 1 से 10 तक का नंबर दे रखा है, मीन डेविएशन, फार्मूला याद, देखो क्वेश्चन सॉल्व। अब ऐसे क्वेश्चन तो आसानी सॉल्व होगा भाई, 2.5 नंबर ले गए, यूँ फालतू के 2.5 नंबर भी दे दें, क्या दिक्कत है। प्रोबेबिलिटी में भाई कॉइन का या डाइस का, या फिर हम बात करें कोई भी कार्ड वगैरह का, या फिर बात करें हम बॉल वगैरह का, या बात करें हम कि टॉस वगैरह का, इन सभी जितने भी हमारे इवेंट होते हैं सभी को ध्यान में रखोगे तो प्रोबेबिलिटी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, और आप आसानी से जो है 7 से 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो बच्चों एक टॉपिक और, बाइनोमियल आपका जो है, हाँ एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में ये लास्ट टॉपिक है, अगर आप पाथफाइंडर से करते हो तो एक लास्ट टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इसमें भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसको भी ज़रूर से ज़रूर करना। और मैंने जो देखा अब तक इस पेपर में वो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जो भी क्वेश्चन था बेसिक लेवल का देखने को मिला। कुछ क्वेश्चन अच्छे थे जो कि अगर आप नहीं भी कर पाओगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आसान क्वेश्चन थे वो तो आपको करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस बार का पेपर पिछले बार से भी आसान था, और क्या पता अगले बार का पेपर जो है वो थोड़ा इससे टफ हो जाए, हो सकता है, लेकिन क्या पता लेवल सेम रहे। तो बच्चों आप तैयारी करते रहो, जितना हो सके रिवीजन करो, टॉपिक को बार बार करो, क्योंकि बार बार करोगे तभी आपसे क्वेश्चन कहीं से भी दिक्कत में नहीं होगा, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चन में। बार बार प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।